मूवी की शुरुआत में हमें एक पोर्टल से कुछ लोग बिल्डिंग की ओर वो गिरते हुए दिखते हैं, जिनमें से कुछ स्विमिंग पूल में गिरते हैं और कुछ बिल्डिंग पर गिरते हैं जिनको बाहरी चोट आती है। फिर हम कहानी में 28 साल पीछे चले जाते हैं। फिर हमें एक आदमी डैन फोस्टर दिखाया जाता है जिसकी आज बेटी का जन्मदिन है। उसका नाम यूरी फोस्टर है और पता चलता है कि वह एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है। फिर वह अपनी वाइफ एमी फोस्टर के पास जाता है और कहता है कि आज उसका इंटरव्यू है एक नई जॉब के लिए। पर जब डैन इंटरव्यू देने के लिए घर के बाहर जाता है तब इंटरव्यूअर उससे कहता है कि उन्होंने किसी और को रख लिया है जो कि इस जॉब के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड है डैन फोस्टर से। वह अंदर जाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहता है पर अपनी बेटी के साथ बैठ के फुटबॉल मैच देखने लगता है। उसकी बेटी म्यूरी उससे कहती है कि वह उसके पिता के जैसे सबसे बेस्ट बनना चाहती है। डैन कहता है कि बिल्कुल तुम सबसे बेस्ट बनोगी। तभी सभी लोग जो पार्टी में आए हैं वह सभी फुटबॉल मैच देखने लगते हैं। तभी उस फुटबॉल ग्राउंड पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ अनजान सोल्जर्स निकल के बाहर आते हैं। उन सभी सोल्जर्स के लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट, जो कि एक लड़की है, वह आगे आके कहती है कि वह उनका भविष्य है 30 साल आगे का, और वह कहती है कि भविष्य में उनकी जंग चल रही है पर इंसानों से नहीं, और वह जंग हार रहे हैं और 12 महीने में इस धरती से इंसानों का वजूद मिट जाएगा। और वह उस समय के सभी लोगों से मदद मांगती है उस जंग को जीतने के लिए। फिर न्यूज़ चैनल पे पता चलता है कि सभी देश एक साथ आ चुके हैं और इस जंग को जीतने के लिए सभी सिविलियंस को तैयार कर रहे हैं। न्यूज़ में पता चलता है कि 50% से ज़्यादा सोल्जर्स इस जंग में मारे जा चुके हैं। इस वजह से उन्हें अब सिविलियंस की भी ज़रूरत पड़ रही है। अगले सीन में हमें डैन फोस्टर दिखाया जाता है जो कि एक लेक्चरर है एक स्कूल में। तभी उसकी क्लास के सभी बच्चे कहते हैं कि क्या मतलब है इस पढ़ाई का सर, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग इस जंग में मारे जा रहे हैं। तभी डैन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे सबसे नज़दीकी कैंप में रिपोर्ट करना है। कैंप में डैन से उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उसे एक जगह पे अपनी शर्ट को उतार के बैठने को कहते हैं। डैन उनसे पूछता है कि ये सब किस लिए, तब वह जवाब देते हैं कि बस एक टेस्ट करना है। वह डैन को एक सीट पे बिठाकर उसे बांध देते हैं। भी एक सोल्जर डैन से पूछती है कि क्या आपके कोई बच्चे हैं। डैन जवाब देता है कि हाँ, उसकी एक बेटी है, और उससे कहते हैं कि आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। डैन उससे पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। सोल्जर उसे जवाब देती है कि अगर वॉर के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को $10,000 सरकार बिना टीडीएस काटे देगी। फिर सोल्जर उसे बताती है कि उसकी मौत आज से 7 साल बाद होगी और उसे एक बैंड लगा दिया जाता है जो कि 7 दिनों के बाद ही खुलेगा अगर वह इस 7 दिनों के जंग के दौरान जिंदा रहा तो, और वह बैंड उसे समय में आगे जाने के लिए मदद करेगा। डैन वहां से सीधा अपनी पत्नी एमी के पास मिलने को जाता है जो कि रिहैब सेंटर पे जंग से आए हुए लोगों को सही करने का काम करती है। और फिर वह डैन के हाथ में उस बैंड को देख के घबरा जाती है और कहती है कि हम। फिर डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है जिनसे वह सालों से नहीं मिला है। वहां पहुंचने के बाद उसके और उसके पिता के बीच में बहस हो जाती है जिस कारण से डैन वहां से फिर अपने घर चला आता है। फिर वह अपनी बेटी म्यूरी को कहता है कि वह एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पे जा रहा है और वह जल्दी लौट आएगा। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और डैन फोस्टर और उसके बैच के सभी लोग एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। उस हॉल में उन्हें भविष्य आए हुए सोल्जर्स उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। फिर उन्हें अलग अलग टीमों में बांट दिया जाता है। डैन आर टीम में होता है और चार्ली, जो कि उसी के पास में खड़ा है, वह भी उसी के साथ आर टीम में होता है। फिर चार्ली डोरियन और उसकी टीम के बारे हैं और यह उन सभी का तीसरी बार है। फिर चार्ली और डैन बातों बातों में एक दूसरे को बताते हैं कि वहां पर सिलेक्टेड सभी सिविलियंस की उम्र 40 से ऊपर है और उन्हें इस वजह से चुना गया है क्योंकि आने वाले भविष्य में वह सभी मारे जा चुके होंगे। वहां पर बेटी लेफ्टिनेंट हार्ट उन सभी को बताती है कि वह सभी रिसर्च टीम का हिस्सा है जिन्हें अपना ज्ञान और हुनर 2051 में बचे हुए सिपाहियों से शेयर करना होगा। फिर लेफ्टिनेंट कहती है कि हर 6 दिन में वाइट स्पाइक्स अपने घोंसले में चले जाते हैं जिसे वह विश्राम दिवस कहते हैं। तभी वहाँ बैठी हुई एक लेडी उनसे कहती है कि उन्हें वाइट स्पाइक्स के फोटो या वीडियो क्यों नहीं दिखाए जाते हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। लेफ्टिनेंट कहती है कि अगर सभी को फोटोज और वीडियोस दिखाए गए तो वह भविष्य में कभी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। डैन, चार्ली और उसकी बैच के सभी साथी आराम कर रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट आती है और कहती है कि
आखिरी बची हुई रिसर्च फैसिलिटी पे वाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है और अगर यह फैसिलिटी भी तबाह हो गई तो फिर जीतना नामुमकिन हो जाएगा। वह सभी तैयार होकर लैंडिंग जोन में पहुंच जाते हैं। एक एक करके भविष्य में वह सभी आगे जा रहे होते हैं कि तभी उस पोर्टल की मशीन में एक तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से भी मायामी बीच पे ना लैंडिंग करते हुए एक बिल्डिंग पे करते हैं। पर बिल्डिंग पर लैंड करते समय उनके बहुत सारे साथी घायल हो जाते हैं और कुछ स्विमिंग पूल की मदद से बच जाते हैं। यह सीन वही है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है। तभी भविष्य का एक सिपाही उनसे रेडियो की मदद से कनेक्ट होता है, जिसका नाम कर्नल म्यूरी फोस्टर होता है। वह डैन की बेटी म्यूरी ही है जो कि भविष्य में बड़ी हो चुकी है। वह डैन और उसके सभी साथियों को बताती है कि वाइट स्पाइक्स ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया है, जिसके कारण पूरी सिटी को एक बॉम्ब की मदद से तबाह कर दिया जाएगा। डैन और उसकी टीमिंग में फंसी हुई है, जिसे उन्हें वहां से रेस्क्यू करके लाना होगा। डैन वहां पर सभी लोगों को कहता है कि जो सही सलामत है वह डैन के साथ रेस्क्यू मिशन पे जाएंगे और बाकी सब किसी सेफ प्लेस पे। डैन दो सिविलियन लोरा और रॉबर्ट से कहता है कि तुम दोनों आगे जाओगे और देख के बताओगे कि आगे क्या स्थिति है। डैन और उसकी टीम धीरे धीरे रिसर्च फैसिलिटी की ओर रिसर्च टीम को बचाने के लिए बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए वह सभी रिसर्च बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर चले जाते हैं। यहाँ पर वह सभी एक एलियन की लाश को देखते हैं और वह देखते हैं कि सिटी में सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। डोरियन उस एलियन का एक पंजा काट के अपने पटका दिया है बिल्डिंग पे। यूरी डैन को कहती है कि अगर वाइट स्पाइक्स लाश छोड़ते हैं तो वह उसे वापस लेने के लिए फिर से आते हैं। उनके पास समय कम है, इस वजह से उन्हें अब खुद रिसर्च लैब में जाके वहां से जरूरी सामान लेके आना होगा। वह सभी लैब से सारे जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। डैन डारियन को कहता है कि जल्दी उससे 7वीं मंजिल पर आगे मिले। डैन और उसके सभी साथी म्यूरी के कहने पे बिल्डिंग की पिछली सीढ़ियों से निकलते हैं। जब वह सभी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी रोबोट को ऊपर से एक वाइट स्पाइक्स दिखता है, जिससे लड़ते हुए डैन और उसके सभी साथी बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। देखते ही देखते वह वाइट स्पाइक्स बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं और डैन की टीम के बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं। कुछ आगे चलने पर डैन की लड़ाई एक वाइट स्पाइक से होती है, जिससे डारियन उसे आके बचा लेता है। डारियन कहता है कि अगर इन्हें मारना है तो गर्दन और पेट पे ही मारना होगा। उस वाइट स्पाइक्स की मौत को देखते हुए सभी वाइट स्पाइक्स उन सबके पीछे पड़ जाते हैं। यूरी उनसे कहती है कि समय बहुत कम है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। डैन और उसके साथी बिल्डिंग के पिछली साइड से निकलकर भागते हैं। भागते समय डैन और उसकी पूरी टीम देखती है कि उन्हें बचाने के लिए टीम आ गई है, पर देखते ही देखते वाइट स्पाइक्स उन पे हमला कर देते हैं और पूरी टीम को मार देते हैं। अब डैन और उसकी टीम उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, पर वाइट स्पाइक्स उन पे हमला कर देते हैं, जिस कारण से लूना और रॉबर्ट उन सभी को बचाते हुए वाइट स्पाइक्स को रोकने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। तभी वहां पर आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और सभी वाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं। जब डैन की नींद खुलती है तब वह अपने आप को एक मेडिकल कैंप में जिंदा पाता है और वह देखता है कि चार्ली भी बच चुका है। डैन और चार्ली कैंप के बाहर आते हैं, तब चार्ली उससे पूछता है कि यह कौन सी जगह है। डैन कहता है कि यह मायामी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डैन और चार्ली डोरियन से मिलने जाते भी को नहीं बचा सकते। तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं और डैन को कहते हैं कि आपको कर्नल ने बुलाया है और कहते हैं कि डोरियन और चार्ली को दोबारा लड़ने के लिए जाना होगा। वह कर्नल म्यूरी को रिपोर्ट करने जाता है, पर बातों ही बातों में डैन को पता चल जाता है कि वह उसी की बेटी म्यूरी है। वह दोनों कुछ देर तक बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर म्यूरी डैन को एक मादा वाइट स्पाइक दिखाती है, जिसकी हिफाजत के लिए मेल वाइट स्पाइक्स अपनी जान भी दे देते हैं। म्यूरी डैन को बताती है कि उसने एक जहर तैयार किया है जो कि सभी नरों को तो मार देता है, पर वह मादा पे असर नहीं करता है। पर अब वो वही चेक करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मादा को उसके घोंसले में घेर लिया है। डैन उनके साथ अगले मिशन पे जाने के लिए तैयार होता है। म्यूरी और उसके सभी साथी डैन के साथ अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। म्यूरी डैन को रास्ते में बताती है कि ना वाइट स्पाइक्स को पैसे चाहिए, ना ही किसी तरह की कोई चीज़, उन्हें सिर्फ अपना खाना चाहिए जो कि हम हैं। म्यूरी उस फीमेल वाइट स्पाइक से लड़ने के लिए नीचे उतर जाती है और डैन को उतरने से मना कर देती है। उससे लड़ाई के दौरान म्यूरी के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, पर डैन म्यूरी की बात नहीं मानता है और वाइट स्पाइक के घोंसले में उतर जाता है। उस फीमेल स्पाइक की आवाज़ सुनकर सभी मेल स्पाइक म्यूरी और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। डैन नीचे उतरकर म्यूरी और उसकी टीम की मदद करता हुआ स्पाइक को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर लेता है। डैन, म्यूरी और उसकी पूरी टीम उन सभी मेल स्पाइक से लड़ते हुए वहां से बचते हुए उस फीमेल स्पाइक को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं।
म्यूरी और डैन एक कार में सभी स्पाइक्स को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उस फीमेल वाइट स्पाइक को एक रिसर्च फैसिलिटी में लाए हैं जो कि समुंदर के बीचों बीच है। डैन और म्यूरी दोनों मिलकर उस वाइट स्पाइक पे रिसर्च करते हैं कि वह उस जहर से क्यों नहीं मर रही है और उसका तोड़ ढूंढते हैं। म्यूरी डैन को कहती है कि अगर क्योंकि अब यहाँ पर जहर को बढ़ाने की और फैसिलिटी नहीं बची है और यहाँ पर ना किसी के पास इतनी काबिलियत है, आप इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना और इस जहर की मदद से जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना। स्पाइक उठ जाती है नींद से और सभी मेल वाइट स्पाइक को बुलाती है। वह सभी मेल स्पाइक्स उस रिसर्च फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं। म्यूरी डैन को रिसर्च फैसिलिटी के टॉप पर जाने को कहती है। यहाँ से वह डैन को वापस अपने म्यूरी और डैन भी उनसे लड़ते हुए ऊपर बढ़ते हैं, पर लड़ाई के दौरान म्यूरी को चोट लग जाती है। रिसर्च फैसिलिटी तबाह हो जाती है, पर डैन उससे पहले अपने समय में पहुंच जाता है। फिर डैन अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी म्यूरी को गले लगा लेता है। अगले दिन डैन डोरियन और चार्ली के साथ मिलकर उस पंजे पर रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि उस पंजे पर राख लगी हुई है जो कि चाइना के पास से किसी ज्वालामुखी की है। मदद के लिए वह डैन के एक स्टूडेंट मार्टिन के पास जाते हैं जो कि वोल्केनिक एरप्शन में बहुत ही एक्सपर्ट है। मार्टिन वोल्केनिक एरप्शन की उन्हें पूरी जानकारी देता है और कहता है कि वह वोल्केनिक इरप्शन की राख रूस में है। फिर वह सभी रूस जाने के लिए आर्मी चीफ की मदद मांगने जाते हैं, पर वह आर्मी चीफ उन्हें मना कर देता है। फिर डैन अपने पिता जेम्स की मदद मांगने के लिए जाता है जो कि उसे और उसकी टीम को वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल हार्ट और उसके कुछ सिपाही, डैन, उसके पिता जेम्स, चार्ली और डोरियन वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सभी एक ट्रेन की मदद से उस ग्लेशियर पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह सब अलग अलग होकर उस स्पेसशिप को ढूंढने शुरू कर देते हैं। खोज के समय डैन और उसकी टीम को वह स्पेसशिप मिल जाती है और वह उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले डैन उसके सभी साथियों को कहता है कि अगर कोई चाहता है तो वह अभी यहाँ से लौट सकता है। सभी मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह हम हमारे आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। डैन अपने पिता जेम्स और चार्ली को बाहर छोड़ देता है। बाकी सब स्पेसशिप के अंदर जाते हैं उस एलियन को मारने के लिए। वह सभी वाइट स्पाइक्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे करके जहर चढ़ाने लगते हैं, पर वाइट स्पाइक्स के शोर के कारण दूसरे वाइट स्पाइक्स उड़ जाते हैं। सभी वाइट स्पाइक्स डैन और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। डैन और उसकी टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वह नाकामयाब होते हैं क्योंकि वाइट स्पाइक्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। डैन शिप के बाहर अपने पिता जेम्स के पास आ जाता है, पर डोरियन और उसके बाकी सभी साथी खुद को शिप के साथ उड़ा लेते हैं। पर तभी डैन के पिता जेम्स देखते हैं कि उन सभी में से एक वाइट स्पाइक बच चुकी है और उन पे अब हमला करने वाली है। बची हुई वाइट स्पाइक जेम्स पर हमला करने के लिए आती है, पर जेम्स उसे चकमा दे देता है और उस पर स्नाइपर से शूट करता है। डैन फोस्टर और उसके पिता जेम दोनों वाइट स्पाइक पर गन से हमला कर देते हैं और उसे धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों ने उस फीमेल वाइट स्पाइक को नीचे गिरा दिया है, पर वह वाइट स्पाइक साइड से आकर उन पर हमला कर देती है। पर जब वह डैन पर हमला करती है तब डैन उसकी एक आंख फोड़ देता है और जेम्स भी उसकी दूसरी आंख फोड़ देता है, जिससे वह वाइट स्पाइक ब्लाइंड हो जाती है। अब वह उन दोनों को देख नहीं सकती है। इस मौके का फायदा उठा के डैन एक जहर की बोतल उसके हाथ में लगा देता है, पर वह वाइट स्पाइक इतनी चालाक होती है कि वह अपने उस इन्फेक्टेड हाथ को काट के फेंक देती है। तभी डैन की जान बचाने के लिए जेम्स उसे अपनी ओर बुलाता है, पर डैन देखता है कि वह वाइट स्पाइक उसके पिता की ओर जा रही है। तभी वह बीच में कूद के उसे मारने लगता है और आखिरी बची हुई जहर की बोतल को उसके मुंह में फोड़ देता है और उसे लात मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि वह वाइट स्पाइक अब पूरी तरह से मर चुकी है और मूवी के एंड में स्पाइक्स को मारते हुए डैन फोस्टर, उसके पिता जेम्स फोस्टर और चार्ली ही बचते हैं। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब